ज्ञान विज़र्ड में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं हूं अजमल। आज हम लोग मोशन के बारे में सीखेंगे और स्पेसिफिकली मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखेंगे। मोशन एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स का कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग यहीं से स्टार्ट होती है। इसका समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपने सराउंडिंग में अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें तो जितनी भी बॉडीज़ हम लोग देखेंगे वो सिर्फ दो स्टेट में एग्जिस्ट करती है। या तो वो स्टेट ऑफ मोशन में होगी या वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली दोनों स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा विद रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मोशन को डिफाइन करते हैं। अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होती है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में है, अदरवाइज वो रेस्ट में है। अभी मैं यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी रेफरेंस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। इसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये सीखे कि अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। बस मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है, हम लोग वॉक कर रहे हैं, कोई खेल रहा है। ये सभी एग्जाम्पल जो है मोशन के हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है अगर उसकी साइज़ जो वो एक रीजनेबल टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम हो। कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। एक बॉल ले लीजिए, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, बस ले लीजिए, ये सब जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन बॉडीज़ की साइज़ जो एक रीजनेबल टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा उसके कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल हो, वेरी वेरी स्मॉल। जैसे चलिए एग्जांपल लेते हैं बस का। बस मूव कर रही है, बस की साइज़ आप देखते हैं। अगर मान लीजिए हाफ एन आवर में बस ने 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए बस की साइज़ 30 किलोमीटर डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है। इस बस को हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स is the study of ways to describe the motion। मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसमें हम लोग इक्वेशंस जो है ड्राइव करेंगे और उसी इक्वेशंस की हेल्प से हम बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये स्टडी नहीं करेंगे कि मोशन का कॉज क्या है। कॉज ऑफ मोशन के लिए यहाँ पर हम लोग इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। काइनेमेटिक्स में सिर्फ स्टडी करते हैं डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब द मोशन। कैसे मोशन हो रहा है, उसका क्या कॉज है, उसके बारे में यहाँ पर जो है कोई स्टडी नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज द चेंज इन पोजीशन। अब हमें पोजीशन को कैसे स्पेसिफाई करें, इसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो रेफरेंस पॉइंट और दूसरा है सेट ऑफ एक्सेस। चलिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। सेट ऑफ एक्सेस मीन्स हियर इट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई और जेड तीन एक्सेस हैं जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये तीनों एक्सेस एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन ही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट कितनी जो है दूरी पर है उसको हम लोग रेफ़र करेंगे या मेज़र करेंगे इस ओरिजिन से। अगर मैं ये कहूँ कि ऑन एक्स एक्सिस ए पॉइंट लाइज 5 मीटर, तो हम लोग क्या 5 मीटर जो हम लोग की डिस्टेंस आएगी या 5 यूनिट हम लोग कहते हैं, तो ये ओरिजिन से 5 मीटर है।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं ये कहूँ मैं कितनी दूर हूँ, मैं कितनी दूर खड़ा हूँ, इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट नहीं मालूम है। कितनी दूर खड़ा हूँ, कहाँ से मेज़र करें, इसीलिए रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मेरे सामने कोई लड़का बैठा हो और मैं उससे ये पूछूं कि तुम कितनी दूर बैठे हो, वो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। वो कितनी दूर मुझसे बैठा है या किसी एक दूसरे पॉइंट से कितनी दूर बैठा हुआ है, वो पॉइंट स्पेसिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमें सही आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखा, लेकिन पोजीशन यहाँ पर XYZ एक्सिस चेंज तो हो रही है, लेकिन वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। इसका मतलब अगर इसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ हम लोग टाइम भी अटैच कर दें, एक टाइम पीस अटैच कर दें जो हमें टाइम के बारे में बताए कि पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस द क्लॉक, ये दोनों जो है टुगेदर कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा तो बॉडी की स्टेट भी चेंज हो जाएगी। जो बॉडी मोशन में है वही बॉडी रेस्ट में हो जाएगी या वाइस वर्सा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कार में दो आदमी बैठे हुए हैं और कार रोड पर मूव कर रही है। अगर मैं साइड में खड़ा हूँ ज़मीन पर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में कार मूव कर रही है। लेकिन यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब हम लोग जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसको साथ अटैच कर देते हैं, तो देखेंगे कि जो दो को पैसेंजर बैठे हुए हैं कार के अंदर, उनके रेफरेंस में कार जो है रेस्ट में है, क्योंकि जिस स्पीड से, जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है उसी स्पीड से पैसेंजर भी मूव कर रहा है। या मैं इसको ऐसे कहूँ कि अगर उस कार को इस तरह से पैक कर दें कि सराउंडिंग में कोई कुछ भी दिखाई ना पड़े, कार को जर्क भी ना लगे, तो पैसेंजर को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो मोशन में है। तो इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मोशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन स्पेस। यहाँ पर हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन दैट इज़ दी रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उस मोशन को, बॉडी के उस मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में सिर्फ एक एक्सिस की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी। यूजुअली इसको एक्स एक्सिस जो है लेते हैं अगर वो हॉरिजॉन्टल मोशन में है। अगर वर्टिकल मोशन में है तो वाई एक्सिस ले लेंगे। अगर एक्स और वाई दोनों एक्सिस की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि मोशन इज इन ए प्लेन, सीधे एक्स वाई प्लेन। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉल को स्पेस में थ्रो किया गया। अगर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि मोशन इज़ इन स्पेस। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट जो है मूव कर रहा हवा में, तो हम कहते हैं ये हमारा मोशन इन स्पेस है। आइए पाथ लेंथ, जिसे डिस्टेंस भी कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करने से पहले आइए देखते हैं कि जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, या कहें कि जब बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन में होती है तो उसके मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, या तो वो हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, दैट मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेगी, या वो परपेंडिकुलर मूव करेगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगी। इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग एक एक्सिस को चूज़ करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है तो एक्स एक्सिस को चूज़ करेंगे, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है तो वाई एक्सिस को चूज़ करेंगे। पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ओरिजिन को
एज ए रेफरेंस पॉइंट लेंगे। ओरिजिन से राइट की जो डायरेक्शन, जो हमारी डिस्टेंस होगी, उसको हम लोग पॉजिटिव जो है कंसीडर करेंगे, और ओरिजिन से जो लेफ्ट है उसको निगेटिव जो है कंसीडर करेंगे। ऐसे ही अगर वाई एक्सिस है तो ओरिजिन से अपवर्ड पॉजिटिव होगा और ओरिजिन से डाउनवर्ड निगेटिव होगा। यहाँ पर मैंने ओरिजिन को लिया ओ, मीन्स द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू 0 व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स p, q और r जो है स्पेसिफाई किया गया है, जिसको हम लोग पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। आइए पाथ लेंथ की स्टडी करते हैं। पाथ लेंथ जिसे डिस्टेंस भी कहते हैं। पाथ लेंथ वो एक्चुअल डिस्टेंस होती है, या वो लेंथ ऑफ द पाथ होता है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट मूव करता है। मीन्स अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एक्चुअली किस पाथ को फॉलो कर रहा है, उस पाथ की लेंथ को हम लोग पाथ लेंथ या डिस्टेंस कहते हैं। आइए, यहाँ पर बॉडी एक एक्स एक्सिस पर मूव कर रही है, पी पॉइंट ओरिजिन से राइट डायरेक्शंस में है। अगर मैं यहाँ पर ओ पी लूँ, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट इज ओ एंड द एंड पॉइंट इज पी। ओ पी इज, अब ये ओरिजिन के राइट डायरेक्शंस में है और राइट डायरेक्शंस को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस 350 यूनिट। यहाँ पर जो यूनिट मीटर लिया गया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मीटर। दूसरा पाथ लेंथ लेते हैं ओ क्यू। ओ एंड ओ क्यू, बेसिकली ये ओ क्यू डायरेक्ट नहीं है, इसी दी बॉडी गोज फ्रॉम ओ टू द पी एंड इट कम्स बैक टू द पॉइंट क्यू। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, बॉडी गोज फ्रॉम द ओ टू द पी एंड कम्स बैक टू द पॉइंट क्यू। तो हम लोग क्या करें, पाथ लेंथ को लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। ओ से स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, बॉडी जो है पी पॉइंट पर आई, यहाँ पर पाथ लेंथ 350 मीटर। पी से फिर यहाँ पर क्यू आई, यहाँ पर देखिए 350 और 250, डिफरेंस इज 100, तो 350 प्लस 110 इज इक्वल टू प्लस 450 मीटर। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बॉडी यहाँ पर डायरेक्शन चेंज की, अब ये स्टार्ट पॉइंट के क्लोज आ गई, लेकिन जो एक्चुअल पाथ है हमें उसकी जो है लेंथ लेनी है, इसीलिए हम लोग ओ पी प्लस पी क्यू इट इज 450 मीटर लिए। प्लस साइन इसलिए क्योंकि ये ओरिजिन के राइट साइड में है। तो पाथ लेंथ को डिफाइन किया गया, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय द बॉडी। जिस एक्चुअल पाथ से बॉडी एक स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक जा रही है, उस पाथ की जो लेंथ होगी वो टोटल लेंथ जो है पाथ लेंथ या डिस्टेंस कहलाएगी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स इसके में डिस्टेंस या पाथ लेंथ में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इसकी जो यूनिट है वो यूनिट ऑफ लेंथ है, क्योंकि ये डिस्टेंस बेसिकली लेंथ ऑफ द पाथ है, इसीलिए पाथ लेंथ या डिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो लेंथ की यूनिट होगी। SI यूनिट मीटर है और CGS यूनिट सेंटीमीटर है। इट मे बी ए पॉजिटिव और ज़ीरो, बट डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव। पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी। ज़ीरो कब होगी? जब बॉडी रेस्ट में है। पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और पाथ इट इज़ ए पाथ डिपेंडेंट। ये दो पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के बाद एक्सप्लेन करूँगा। डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t1 द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज x1 और t2 टाइम पर ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन x2 है।
then delta x is equal to x2 minus x1 means फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हमेशा एक जो है डायरेक्शन होगी। यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो हमारी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, और जो इसकी साइन है या जो उसकी साइन है वो उसकी डायरेक्शन बताएगी। अगर x2 की वैल्यू फाइनल पोजीशन इज ग्रेटर देन द इनिशियल पोजीशन देन डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव। अगर x2 की वैल्यू x1 से कम है तो डेल्टा x की वैल्यू निगेटिव होगी। अगर बॉडी जहाँ से स्टार्ट की वहीं पर वापस आ गई मीन्स x2 इज इक्वल टू x1, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर गया, तो उस केस में डेल्टा x की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ए पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव एंड कैन बी 0 आल्सो। जबकि डिस्टेंस के केस में हम लोगों ने कहा था इट मे बी ए पॉजिटिव और 0 बट नेवर निगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में निगेटिव भी पॉसिबल है। चलिए डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखते हैं। OP ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट हुआ और P तक आया। स्टार्ट पॉइंट इज द ओरिजिन, एंड पॉइंट इज द P। इट इज 350 माइनस 0 इज इक्वल टू प्लस 350 मीटर। ऑब्जेक्ट O से P गया और P से फिर Q आया तो प्लस 200, फाइनल पोजिशन इज द Q, द 250, PQ इज द P is the 350 and this is the Q। यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट P और P से Q के बीच में देख रहे हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन रिवर्स कर दी है। PQ इज इक्वल टू फाइनल पोजिशन इज 250 एंड स्टार्ट पॉइंट वाज माइनस 350, ये दिस इज 350, तो फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन इक्वल टू माइनस 100 मीटर। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निगेटिव आ गई। OPO मीन जहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, O से स्टार्ट किया, P गया और उसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो यहाँ पर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों सेम हो गया है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों पॉसिबल हैं। यहाँ पर दो चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। दोनों ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है एंड देयर इज नो रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। लेकिन अगर जो है ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन रिवर्स कर दी है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन और स्मॉलर देन डिस्टेंस। यही पॉइंट यहाँ पर था कि पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट O से P गया और P से Q वापस आ गया, इस केस में हम लोगों की जो डिस्टेंस आएगी 350 प्लस 100 इक्वल टू 450। लेकिन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। स्टार्ट पॉइंट इज दी O से ऑब्जेक्ट P गया, P से ऑब्जेक्ट Q आ गया, तो फाइनल पोजीशन इज Q 250 माइनस 0 इज 250। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी 250 मीटर है जो कि 450 से कम है। इससे हम लोगों ने ये सीखा कि अगर जो ऑब्जेक्ट डायरेक्शन रिवर्स करता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम हो जाएगी। Displacement has the unit of length. It is a vector quantity. That means it has both magnitude and direction. Magnitude is specified by this number and direction is specified by the plus or the minus sign. It has the positive, negative or the 0 value. It is path independent. Displacement is path independent means start point और end point के बीच में कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। उन दोनों
पोजीशन, स्टार्ट और एंड पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही मैग्नीट्यूड होगी। ये ऑब्जेक्ट जो है ओ से पी तक जाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, वो हम जो है कंसिडर करेंगे। इसीलिए यहाँ पर डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ लेना है। जिस पाथ से जो है बॉडी मूव कर जो है ट्रेवर्स कर रही है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, उस पाथ की एक्चुअल लेंथ जो है कंसीडर करना है। इसीलिए डिस्टेंस जो है पाथ डिपेंडेंट है। ये था डिटेल डिस्कशंस अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाउ टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे न्यू वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।